पत्रकार परिषद कव्हर करण्याची असल्यामुळे मी हिंदीमध्ये बोलतो आणि हिंदीत झाल्यानंतर मग आपला मराठी पत्रकारांकरता मराठीमध्ये पण त्यात काही गोष्टी आपल्याला सांग. गेली 11 वर्ष, पिछले 11 साल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने देश के विकास के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान की उन्नति के लिए जो कार्य किए हैं वो आप सबके सामने है. और ये 11 साल एक प्रकार से हमारे देश के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण साल है. कांग्रेस के 60 साल में जितना काम नहीं हो पाया उतना इस 11 साल में अनेक क्षेत्रों में बहुत प्रभावी रूप से काम हुआ है. सरकार ने सभी स्तरों पर जो कार्य किया है वो एक पत्रकार परिषद में सब कुछ आपको बताना संभव भी नहीं है. कुछ कार्य आज हम नागपुर में बैठे तो नागपुर के स्तर पर हुए हैं, कुछ जिले के स्तर पर हुए हैं, कुछ विदर्भ के स्तर पर है और कुछ महाराष्ट्र के स्तर पर है और कुछ देश के स्तर पर है. केवल संक्षिप्त में उसके जो परिणाम निकले उसकी जानकारी आपको देने की मैं कोशिश करूंगा. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी देश के लिए सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण बात कोई होती है तो वो उस देश का विकास, डेवलपमेंट. और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस कार्य को अमृत काल कहा है क्योंकि इस काल में बहुत बड़े प्रमाण पर तेजी से विकास हुआ है. ये जो विकास हुआ है, ये विकास करने के लिए चार बातें बहुत जरूरी है. वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित अगर नहीं होते हैं तो डेवलपमेंट नहीं होती. और इसलिए 4 सेक्टर को प्राथमिकता हमारी सरकार ने दी और इस सब सेक्टर में जो काम किया है वो मैं संक्षिप्त में आपके सामने बताऊंगा. देश के विकास में 3 क्षेत्र जीडीपी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होती है. एक है इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ में 22 से 24% कॉन्ट्रीब्यूशन है. दूसरा एग्रीकल्चर जिसमें 12 से 14% है और सर्विस सेक्टर जिसमें 52 से 54% है. और इन सभी क्षेत्रों में समतोल विकास होने के लिए हमारी सरकार ने पहली बार 120 सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट तैयार की है. जैसे विदर्भ में वाशिम और गढ़चिरौली 2 राज्य हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं. वैसे 550 ब्लॉक्स जो विशेष रूप से पिछड़े हुए उनके भी नाम निकाले गए हैं. और इन पूरे क्षेत्र में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित हो, वहाँ उद्योग व्यापार क्षेत्र में प्रगति कैसी हो, वहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इसकी नीतियाँ बनाकर सरकार ने बहुत सफल कार्य किया है. जहाँ तक देश के विकास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि रोजगार कितने मिले हैं और बेरोजगारी ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है. बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो उद्योग व्यापार क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, उद्योग स्थापना करनी होगी. उद्योग व्यापार एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होंगे तो गरीबी दूर होगी. और इसके अनुसार ये सब उद्योग, व्यवसाय, एक्सपोर्ट, व्यापार बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए. और इसलिए सबसे पहली बात, हमने कुछ बोला तो पॉलिटिकली वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता. पर 3 निकष जो सामने आए हैं, एक IIM बेंगलोर, IIM चेन्नई और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई, ऐसे 3 लोगों ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो अध्ययन किया है वो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है. आपको पता होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट
हमारे देश की 16% है। चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है और अमेरिका और यूरोपियन देशों में 12% है। और ये 16% कॉस्ट होने के कारण हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं है। काफ़ी बार हमें अड़चन आती है। और ये तीनों संस्थाओं ने IIM बेंगलोर, IIT कानपुर, IIT चेन्नई जो निष्कर्ष निकाला है, उसमें से उन्होंने कहा है कि 4 से 6% लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। यानी जो 16% थे उससे हम 10% पे आए हैं। और ये रोड सेक्टर में जो काम हुआ उसके कारण उन्होंने ये रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो निर्माण किए गए उसके कारण ये पोर्ट पर या कहीं भी जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके ये 4 से 6% कॉस्ट कम हुई। और ₹1 जब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होता है तो इकोनॉमी में, GDP में ₹3.21 की वृद्धि होती है। यानी इसका मल्टीप्लायर प्रभाव 3.2% से उससे मल्टीप्लाई होता है। और ये आज जो कॉस्ट है ये मोटे तौर पर जो 10% पे आई है। तो मैंने 3-4 साल पहले कहा था कि हमारा ये प्रयास है कि हम सिंगल डिजिट में आए, 9% में आएंगे। तो मेरा विश्वास है कि दिसंबर एंड तक हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% पे आएगी। तो ये करीब 7% अगर कम होती है तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना से दुगना होगा। हमारे उद्योग व्यापार क्षेत्र में प्रगति और विकास का दर भी बढ़ेगा। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें हुई है। ये इसके साथ उनके बाकी भी निकष है बहुत, उस सब पे डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। इसके साथ साथ पोर्ट कनेक्टिविटी जो किसी भी देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का संबंध ये पोर्ट के साथ होता है। और पोर्ट में जितनी मूवमेंट फास्ट होती है उतनी कॉस्ट कम होती है। और मुझे बहुत ये हुआ है कि हमारा जो टर्न अराउंड टाइम था वो 40% कम हुआ है। और हमने सैटेलाइट पोर्ट और ड्राई पोर्ट भी शुरू किए, जैसे जालना में, सिंधी में, ऐसे देश में जोगी डोपा करके आसाम में मल्टी मॉडल बनाया। तो अनेक जगह पर ये भी हुए हैं और इसके कारण भी लॉजिस्टिक कॉस्ट में कम आई है। हमने जितने पोर्ट है, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट, मेजर पोर्ट 12 है, अब 13वां का काम शुरू हुआ है। तो ये 13 पोर्ट जो ये भारत सरकार के हैं और करीब 250-250 ये माइनर पोर्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ है। और इसको हमने पूरी तरह अच्छे रूप से जोड़ने का काम लिया। और पोर्ट पे गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर प्रेस स्टेशन, CFS, ICD ये सब तैयार किया गया। और इसके कारण विशेष रूप से रोड भी बन गए 4 लेन के, और जिसके कारण ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ 25% कम आई। और जो टर्न अराउंड है टाइम वो करीब 40% से ज़्यादा उसमें बचत हुई है। और इसलिए हमारे पोर्ट, कोई भी देश के विकास में वो पोर्ट जो होते हैं वो बहुत इंजीन होते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम 11 साल में हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये पोर्ट का विकास हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा जो पोर्ट है उसके बाजू में जैसे JNPT में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आए, और उसके कारण वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ डायरेक्ट बाहर से माल आता है और वहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो उसके कारण भी रोजगार हुआ है। मेक इन इंडिया और PM गति शक्ति, इसके कारण ये पोर्ट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और गति शक्ति से लॉजिस्टिक नेटवर्क भी खड़ा हुआ है। साधारणतः पोर्ट का इसमें अभी तक हमने ये टोटल प्रोजेक्ट जो थे ये करीब 150 प्रोजेक्ट NHAI ने लिए है। इसकी टोटल लेंथ जो है करीब 3000 किलोमीटर है और इसकी कीमत करीब ये 1,80,000 करोड़ है। इसमें से काफ़ी काम पूरे हुए, 40% काम पूरे हुए, 30% काम शुरू है और 20% काम अभी शुरू होने वाले हैं। तो ये पोर्ट कनेक्टिविटी
हमारे इकोनॉमी को हमारी सरकार में बहुत मदद कर रही है। इसके साथ जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क करीब 2 लाख करोड़ के, इसको भी मंजूरी मिली है और इसमें भी काफ़ी काम हुआ। कटरा और तिरुपति में इंटर मॉडल स्टेशन बन, जैसे एयरपोर्ट है वैसे बस स्टेशन भी बन रहे हैं। इसका महत्वपूर्ण बात है कि वेट्स साइड एमिनिटीज के लिए 700 जगह पर हम काम कर रहे हैं। 455 स्वीकृत हुई है, 90 जगह पर काम शुरू है और एक हम सफर करके राष्ट्रीय राजमार्ग भी हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ये डालना शुरू हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में ये कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें ऑप्टिक फाइबर केबल भी बड़े प्रमाण पर रोड के काम के समय हम डाल रहे हैं। हैदराबाद बेंगलोर कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये दोनों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल भी डाली है। हमारे देश में जो हमारी विशेष रूप से टेलीकम्युनिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको पता है कि हम मोबाइल में हम लोग तो वर्ल्ड में 3रे नंबर पर प्रोडक्शन में आए हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे इंटरनेट, हमारी कनेक्टिविटी, हमारा मार्केटिंग, हमारा बैंकिंग, सब काम अब मीडिया में भी सब जगह पर इंटरनेट आ गया है। तो अब धीरे धीरे इतना बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है कि आजकल लोग अपने मोबाइल पर न्यूज़ सुनते हैं। तो इस समय ये जो ब्रांड हमारी जो ब्रांड विशेष रूप से ये जो कनेक्टिविटी की समस्या है, इसमें लगभग देश में अब 4G आया, 5G, अब इसमें इतना एक्सपांशन हो रहा है कि आने वाले समय में सभी सेक्टर में हमें बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है। तो एक तरफ गढ़चिरौली जिले में विशेष रूप से कुछ जगह पर टावर नहीं बने थे, पूरे देश में टावर बने थे। तो मैंने रिप्रेजेंट किया IT मिनिस्ट्री को और कहा कि यहाँ के टावर, तो वहाँ कुछ अड़चनें थी, नक्सलवादियों की समस्याएं थी। लगभग अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हमारे यहाँ जो ऐसी जगह थी वहाँ भी टावर बनने का काम शुरू हुआ है और जिसके कारण मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट, इसमें भी हमने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन किया। ये विशेष रूप से ये टूरिज्म जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं कि इस बार कुंभ में रोड अच्छे बनने के कारण हर 2-3 दिन के बाद एक फैमिली अपनी गाड़ी लेकर 8.5 घंटे में प्रयागराज नागपुर से पहुंची। अब आने वाले लोगों की, धार्मिक पर्यटकों की संख्या इतनी बड़ी है कि 3 गुना 4 गुना बढ़ी और मेजोरिटी लोग पहले रेलवे से जाते थे, कुछ बड़े लोग हवाई जहाज से जाते थे, पर इस बार चेन्नई यानी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक से लेकर पूरे देश से अपनी खुद की गाड़ी लेकर लोग कुंभ प्रयाग में आए थे। और इसलिए ये जो धार्मिक पर्यटन में जो हमने हमारी सरकार ने काम किया, उसके कारण बहुत बड़ा ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। एक बार काशी में कनेक्टिविटी में वार्षिक जो आने वाले थे दर्शन करने के लिए, वो 8 गुना संख्या बढ़ी है, 70 लाख से 6 करोड़ हो गई। हमारे स्थानिक इकोनॉमी को उससे कारण बहुत बड़ा फायदा हुआ। धार्मिक पर्यटन के कारण ही केवल 2 लाख करोड़ से ज्यादा उत्पन्न अधिक हुआ है और फिर 50 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला है। गाइड, ट्रांसपोर्ट, दुकानदार, लॉजिंग, फूड, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब के कारण काफी इसका फायदा हुआ है। इसके साथ साथ एक 100 धार्मिक स्थानें जो थी वो जोड़ने का काम हमने किया है। इसमें मैं आपको एक ही उदाहरण दूं कि बौद्ध सर्किट, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ उनका वास्तव्य था और जहाँ उन्होंने अपने प्राण अर्पित किए, हर जगह पर हमने हर करीब ऐसी 7-8 डेस्टिनी थी, उसको 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके बौद्ध सर्किट की योजना पूरी की। और जिसका परिणाम ऐसा हुआ कि पूरे दुनिया भर से जो बौद्ध धर्मीय हैं, विशेष रूप से
इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, इन सब साउथ ईस्ट एशिया में बौद्ध धर्म के काफ़ी बड़े प्रमाण पर वो मानने वाले लोग हैं। वो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। इसके साथ साथ 4 धाम प्रकल्प जो है, जो अभी 85% हुआ, तो वहाँ उत्तराखंड सरकार को परमिट देना पड़ा। इतने बड़े प्रमाण में संख्या आई कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए। उसी प्रकार अभी हम संत ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराज पालकी मार्ग, करीब दोनों मार्गों पर 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ छोटे छोटे तुलजापुर हो, अक्कलकोट हो, गंगापुर हो, माहौर हो, या आप अगर देखेंगे तो ये हर जगह पर काफ़ी बड़े प्रमाण पर ये मैं आपको केवल समय की कमी है, पर एक एक जगह का इम्पैक्ट कितना बड़ा है, जो इकोनॉमी को भी उपयोगी और लोगों को भी एक समाधान देने वाला है। राम वन गमन मार्ग 255 किलोमीटर, 8,000 करोड़, ये करीब 55% काम पूरा हुआ। राम जानकी मार्ग 6,000 करोड़, 50% काम पूरा हुआ। अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा, ये 8,000 करोड़, अभी काम चालू हुआ। ये ब्रिज में मथुरा में हम लोग 300 किलोमीटर 7,000 करोड़ का बना रहे, उसका DPR हो गया। अयोध्या रिंग रोड 5,000 करोड़, बुद्ध सर्किट 22,000 करोड़, 4 धाम योजना 12,000 करोड़, पालकी मार्ग 12,000 करोड़, कैलाश मानस सरोवर 11,000 करोड़, बेट द्वारका ओखा सुदर्शन सेतु 1,000 करोड़, विंध्यवासिनी टू अयोध्या 7,600 करोड़। 1.5 लाख करोड़ के तो अभी लिस्ट है, पर मैं इसमें गंगापुर, अक्कलकोट, माहौर ये तो जोड़ता ही नहीं। ये अगर सब प्रकार के जोड़ेंगे, तीरथपुर करके जगह है, वो जो पाकिस्तान में जो गुरुद्वारा है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का वास्तव्य था, तो सिख धर्म वहाँ जाते हैं, तो पाकिस्तान में है। तो हमने, हमारे विभाग ने NHI की तरफ से 4 लेन रोड 4.5 महीने में बना, और इसके कारण बड़े प्रमाण पर धार्मिक पर्यटन में आज लोग वर्ल्ड के आकर वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये जो धार्मिक पर्यटन संख्या बढ़ने से इकोनॉमी पर भी उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। ये जो पालकी मार्ग है, वो करीब इसके 8 पैकेज पूर्ण हुए, 9 पैकेज पूरे हुए। एक काम थोड़ा सा, एक पैकेज का ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का नहीं हुआ। अभी मेरे लिस्ट में मैंने पढ़ा नहीं, पर महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, औंढा-नागनाथ, परिवेद। अभी जहाँ लोग जाते हैं वहाँ इतना संख्या बढ़ी है लोगों के आने की, कि ये संख्या इतनी बढ़ी हुई है कि जिसके कारण एक इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। इसमें सभी संत जो है, बिल्कुल तुकडोजी महाराज से हमारे पालकी मोजरी का रिंग रोड बना, उधर शेगांव से पंढरपुर जोड़ने का काम हुआ, ज्ञानेश्वर महाराज एकनाथ पैठण का काम हुआ, निवृत्तनाथ त्र्यंबक के, गजानन महाराज शेगांव, स्वामी समर्थ अक्कलकोट। जैन धर्म स्थलों में येलोरा, वेलूर, कुंभोज, कोल्हापुर, मांगीतुंगी, नासिक। सिख धर्म स्थल में हजूर साहिब, नांदेड़। और ये नामदेव महाराज जो थे, ये जो वाशिम से हिंगोली रोड पर उनकी समाधि हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब लोग आते हैं, वो भी रोड हमने बनाया। अगर हिसाब किया जाए तो अभी नागपुर में ताजुद्दीन बाबा का हो, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का झिंझोली का संग्रहालय का काम पूरा हुआ हो, ऐसी बहुत सी बातें हैं। सब ने हमारी धार्मिक पर्यटन को या इस प्रकार के इसको बहुत बढ़ावा दिया, जो हमारे इकोनॉमी को उसका बहुत बड़ा ये हुआ है। हमारे साथ हमने ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाया, दिल्ली मुंबई 1 लाख करोड़ का है। बाद में सूरत से लेकर चेन्नई तक एक बड़ा हाईवे बना रहे, जिसकी कीमत भी करीब 1 लाख करोड़ तक जाएगी। और इसमें से भी सूरत, नासिक, डाहनु, नासिक, नगर और सोलापुर, कर्नूल से कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी हैदराबाद, बेंगलोर, कोची, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को जाएगा। यानी आप समझिए कि उत्तर से, यानी दिल्ली से, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल से अगर साउथ में जाना होगा तो मुंबई पुणे आने की जरूरत नहीं है।
कोल्हापुर सोलापुर जाने की जरूरत नहीं, पूरा डायरेक्ट हम साउथ में सूरत से पलट कर जा सकते हैं। तो उससे भी काफ़ी बड़े इसके परिणाम भी हुए हैं। ये हाईवे का बहुत ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो आप सबको वो पता ही है। थोड़ा सा एक जो पोर्ट कनेक्टिविटी में महाराष्ट्र का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वाधवान, इसमें 18 मीटर का ड्राफ्ट है। ये प्रोजेक्ट भी मंजूर हुआ है और इसमें हम लोग 4000 करोड़ का एक 8 लेन रोड अब बना रहे हैं। ये वाधवान पोर्ट ये विश्व का कंटेनर पोर्ट और बाकी इसमें नंबर 2 का पोर्ट बनने वाला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर JNPT है, उधर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, अब आने वाले से उधर कांडला है, उधर मुद्रा है। अब ये जो हमारा वाधवान पोर्ट है, ये निश्चित रूप से हमारे देश के इतिहास का एक सबसे बड़ा प्रोग्राम, उसका भी इम्पोर्टेंट है, जो काम शुरू हो है। महाराष्ट्र का करीब 5 लाख करोड़ के काम हमने किए हैं इस 11 साल में। अब महाराष्ट्र तो काफ़ी बदल गया है, तो प्रोजेक्ट का कुछ ज़्यादा डिटेल आपको बाद में मेरे वेबसाइट पे डाल दूँगा, आप देखिए। नागपुर जिले में और नागपुर शहर में मिलकर करीब 2.25 लाख करोड़ के काम हुए हैं और आज भी काम हो रहे हैं। तो कितने इसका वॉल्यूम कितना, इसका परिणाम कितना है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये डेवलपमेंट और एग्रो कन्वेंशन सेंटर से लेकर तो अलग अलग प्रकार के शहर के कितने ब्रिजेस बन रहे हैं, कितने रोड बन रहे हैं। तो ये भी एक अलग से पूरा मैं वेबसाइट पर रख कर आपको बताऊँ। एक भारत सरकार का विशेष रूप से जो योजना है भारत सरकार, उसमें से आयुष्मान भारत सरकार में जो जनधन योजना थी वो पूरा यूरोप और जापान इकट्ठा किया है, तो इतने बैंक अकाउंट नहीं हो सकते। गरीब लोगों ने 65 करोड़ लोगों ने बैंक में अकाउंट खोले पहली बार। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर प्राप्त हुए। अब इसमें गरीब कल्याण ये कार्यक्रम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट था और इसमें करीब 81 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया, यानी आज 81 करोड़ लोगों को आज राशन मिल रहा, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। तो ये गरीब कल्याण का हमारा गरीब कल्याण और जो शोषित पीड़ित वंचित है उनको तरफ विशेष रूप से सरकार ने ध्यान दिया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बना कर दिया, 4 करोड़, और फैमिली में हिसाब किए तो 20 करोड़ लोगों को इसका फायदा हो रहा है। 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों के लिए हमने अब ये हर घर जल योजना लाई और हम उसके कनेक्शन दिए हैं। 51 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कवच हमने दिया और 68 लाख से अधिक ये रोड पर टपरी वाले फेरी वाले जो है पानी पूरी वाले, इनको स्वनिधि योजना के अंतर्गत करीब 22 लाख करोड़ रुपए का उनको लोन मिला है। इसके साथ साथ किसानों के लिए विशेष रूप से MSP लगातार हमने बढ़ाई है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर साल 6000 करोड़ रुपए डायरेक्ट किसानों के खाते में जाते हैं। प्रधानमंत्री इंश्योरेंस स्कीम में 1.75 लाख करोड़ इतना बीमा के दावे निकले हैं। किसान क्रेडिट कार्ड 7 करोड़ से अधिक लोगों को किया है, 10 लाख करोड़ का उनको सहायता मिला है। मेगा फूड पार्क है। एक प्रकार से अनेक योजनाओं में विशेष रूप से काफी बड़ा काम हुआ है। नारी शक्ति वंदन, आप एक इम्पोर्टेंट चीज देखिए कि बेटी बचाओ अभियान हमारे शुरू किया, अब 980 बेटे और 1020 बेटियां, रेशो बदल गया है। यानी आज बेटियों की संख्या जो बीच में कम हो रही थी वो खत्म हो गई। अब विशेष रूप से जो सैनिटरी नैपकिन है, पैड्स है, वो गरीब महिला बेचारे कहाँ से 1 रुपए में मिलने की सुविधा हो गई। 18,000 ये जो हमारे कौन सी औषधि
जन औषधि के करीब 18 जेनेरिक मेडिसिन के लिए जेनेरिक 16,000 दुकानें दी, जिसके कारण जो सस्ते में दवाई मिली उसमें गरीबों की 38,000 करोड़ की बचत हुई है। जैसे नारी शक्ति के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। पहली महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश शुरू हुआ। मातृत्व की रकम 12 सप्ताह से 26 सप्ताह हो गई। मातृवंदन योजना में 3.9 करोड़ गरोदर महिलाओं के लिए करीब 19,000 करोड़ का आर्थिक सहायता मिला। ट्रिपल तलाक के कारण जो अन्याय होता था वो दूर हुआ। कोविड के समय 20 करोड़ से ज्यादा अधिक महिलाओं को मदद हुई। और सबसे बड़े मिडिल क्लास में जो इनकम टैक्स लिमिट 2 लाख थी वो 12.75 लाख उत्पन्न जो था वो कर मुक्त हो गया। ये बहुत बड़ा ये हुआ। यूपीआई में आजकल भाजी के दुकान में पानी पूरी में भी यूपीआई का चलता है। आपको आज कहीं पैसे की पॉकेट रखने की जरूरत, मुझे याद नहीं, मैं पिछले 1.5-2 महीने में मैंने पॉकेट से पैसा निकाल के खर्चा नहीं किया है। यानी आपको भी ये होगा कि कोई खर्चा ही नहीं करना पड़ता, सब कार्ड से काम होता है। तो अभी यूपीआई में 46 करोड़ से ज्यादा नागरिक और 6.5 करोड़ व्यापारी ये यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। सूर्यघर योजना में 300 यूनिट्स अपने घर में बिजली तैयार करके करीब 100% विद्युतीकरण पूरा हुआ। मुद्रा योजना में 32 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो 52 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को वितरित हुआ है। मेट्रो जो थी जो केवल 2014 में 5 सिटी में थी वो 2025 में 23 शहरों तक गई हुई है। नया शिक्षा धोरण आया जिसके कारण भी काफी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दर्जा आपको मिला। करीब 15 एम्स थे और अभी वो विशेष रूप से 3 गुना बढ़े हैं। 15 एम्स 2014 से 2024 के दरमियान ये जो 7 IIT 7 IIM 490 यूनिवर्सिटी तैयार हुई है और वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रैंकिंग में हमारी 49 यूनिवर्सिटी अभी आई है। एक समय केवल 5 यूनिवर्सिटी थी। स्टार्टअप इंडिया में 1.6 लाख से अधिक स्टार्टअप 17.6 लोगों को रोजगार मिला। 119 यूनिकॉर्न्स और वर्ल्ड में 3रे नंबर पर भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गई है। खेलो इंडिया में बहुत बड़े प्रमाण पर हमको मेडल्स मिले। हमारे प्लेयर्स के लिए योजना बनाई 100 से अधिक लोगों को और ये जो 5 लाख का मुफ्त ट्रीटमेंट मिल रही है और 70 साल के ऊपर के ज्येष्ठ नागरिक भी इसमें है। 220 करोड़ लोगों को कोविड की लस हमने दी है और इसके साथ साथ 23 एम्स और 2045 मेडिकल कॉलेजेस, 16,000 से वैद्य के जन औषधि दुकानें, मैंने बताया आपको। मिशन इंद्रधनुष्य में 5.4 कोटि बालक, 1.3 कोटि गरोदर महिला उनके लसीकरण का काम हुआ। ऑपरेशन सिंदूर, इसमें हमने टेररिस्ट के किए थे स्थान थे वो नष्ट किए। 370 कलम दूर किया और कश्मीर का विकास इतना हुआ है कि आप में से बहुत से लोग अगर कश्मीर जाएंगे तो ढाबे पर आप बोलो नागपुर से आए हो, पैसे नहीं लेते हो। बहुत लोगों ने मुझे बताया टैक्सी वाला पैसे नहीं देता। इतना सुंदर काम नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, इवन कारगिल के नीचे बहुत बड़ा झोलीलाल टनल बनी हुई है।